हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट। ये चैप्टर मैंने एक ही लेक्चर में बनाया हुआ है। आप इसे देखो, समझो और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप चाहो तो मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट। और ये लास्ट चैप्टर है साइंस का। मैंने इसके पहले सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। अगर आप अभी तक आपने उन सब चैप्टर्स को नहीं देखा है तो पहले जाके उनको देखो, समझो। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो देखते हैं ये लास्ट चैप्टर क्या है। आर इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, तो बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने नहीं बताई हैं, तो देखते क्या क्या दिया है। वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट often being used on the television, in newspaper and by people around us. Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. ठीक है। सिंपली इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि पहले के टाइम में नेचर कैसा हुआ करता था और आज के टाइम में कैसा है, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में क्या दिया इन्होंने। ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment from an ecosystem. तो ये सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं. Thus an ecosystem consists of biotic components comprising living. जिस बायोटिक में क्या है, जितने भी लिविंग है वो सारे बायोटिक कहलाएंगे, एंड अबायोटिक जो भी आपके नॉन लिविंग है, जैसे फिजिकल कैरेक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स, ये सारे अबायोटिक में आ जाते हैं. For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower-bearing plants like rose, jasmine flower, and animals, sunflower, and animals like frogs, insects, and birds. All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem. तो उनका जो भी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, जो भी उनकी चीज़ें फंक्शन है, वो सब कुछ अबायोटिक पे डिपेंड करता है. जितना अच्छा जंगल होगा उतने ज़्यादा जानवर रहेंगे, सीधी सी बात है. सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम. अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ऐसे ऐसे इकोसिस्टम उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, वाइल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. जो गार्डन हो गया या जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है. अब क्या दिया इन्होंने, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज डेट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. तीन तरीके के इन्होंने बताया कि हम उसको कैटेगरी बना सकते हैं. प्रोड्यूसर्स जो ग्रास होते हैं, कंज्यूमर्स जो भी एनिमल्स हो गए, चाहे वो कार्निवोरस हो गए या हार्बीवोरस हो गए, और डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया ये सब होते हैं डिकम्पोज करने वाले. अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, किस तरीके से वो इन्वायरमेंट से अपना फूड लेते हैं वो इन्होंने बताया. लेट अस रिकॉल दैट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस above, which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll. प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस वाला लॉजिक इन्होंने यहाँ पे बताया. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर ऑल कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ये सारे जो भी प्लांट्स आते हैं, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, वो सारा कुछ प्रोड्यूसर्स में आता है. ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंसेस. अब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या कहो इनडायरेक्टली जो है वो सब डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे ही. These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers. Consumers can be classified variously as herbivorous, carnivorous,
ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। तो अब यहाँ पे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर तो में तो सारे प्लांट्स आ गए, अब कंज्यूमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स में इन्होंने 4 टाइप के बताए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। देखते हैं इन्होंने क्या क्या इसके बारे में दिया है। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिशेस एंड प्लांट्स हैव डाइड। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organisms. These microorganisms are the decomposers. तो यहाँ पे जो microorganisms है वो सारे क्या है, आपको decomposers आते हैं. As they break down the complex organic substances into simple inorganic substances. तो organic substance को वो inorganic में break कर देते हैं. That go into soil and used up once more by plants. फिर वो plants के थ्रू यूज हो जाते हैं. What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? Will the natural replacement of the soil takes place even if decomposer are not there? तो अगर decomposers नहीं रहे तो भी decompose हो जाएंगे वो, ऐसा उन्होंने पूछा है. तो नहीं, decomposers की ज़रूरत है. अब food chain और waves क्या होते हैं? In activity 15 we have formed a series of organisms feeding one another. Thus, this series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain. तो यहाँ पे उन्होंने food chain के बारे में आपको बताया है. आप पिक्चर में भी देख सकते हो यहाँ पे कैसे प्रोड्यूसर्स है, फिर इंसेक्ट आ गया, फ्रॉग आ गया, स्नेक आ गया, फिर ईगल है, या फिर डियर के बाद टाइगर दिया, इन्होंने ऐसे ऐसे दिया. ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल. तो यहाँ पे हर लेवल का क्या नाम इन्होंने बताया है? ट्रॉपिक लेवल. याद रखिएगा कि जो भी लेवल है ये ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं. तो ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स. तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर उनको प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स कह सकते हो, वो लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं. दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर्स. तो वो अपना फोटोसिंथेसिस बनाते हैं. द हार्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड. तो जो हार्बीवोरस है, या जिनको आप प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हो, वो सारे किस में आ जाते हैं? सेकेंड वाले लेवल में, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. उसके बाद स्मॉल कार्निवोरस है और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड लेवल में आते हैं. स्मॉल कार्निवोरस हो गए, और फिर लास्ट में आते हैं लार्जर कार्निवोरस. तो इस तरह से टर्शरी लेवल हो गया हमारा. तो 4 तरह के इन्होंने ट्रॉपिक लेवल इन्होंने बताया. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और टर्शरी ट्रॉपिक लेवल. ठीक है. तो और लास्ट में फिर आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, उसको नाम दिया इन्होंने. We know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do work. Thus, the interaction among various components of the environment involve flow of energy from one component to the system of another. अब यहाँ पे हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे अंदर एनर्जी के फॉर्म में रहता है. ठीक है. और ये एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होती है एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. As we have studied that the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert into chemical energy. तो प्लांट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं अपना फूड बनाने के प्रोसेस में. दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स द एनर्जी गोज टू द हेट्रोट्रॉफ्स. और फिर उस प्लांट्स को किसी हार्बीवोरस ने खा लिया तो उस प्लांट्स के अंदर जो भी एनर्जी रहती है वो सारी की सारी एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, किसके अंदर चली जाती है? तो हार्बीवोरस में. लेकिन however as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in form of which cannot be used again. तो आपको पता है कि जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो 100% वो नहीं कन्वर्ट होती है. कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है किस में? इन्वायरमेंट में. तो यहाँ भी कुछ वैसा ही लॉजिक है कि अगर प्लांट के पास 100% एनर्जी है तो अगर कोई हार्बीवोरस उसको खा लेता है तो वहाँ पे आपको जो एनर्जी मिलेगी वो 100% उसको नहीं मिलेगी, कुछ कम मिलती है. वही चीज़ इन्होंने किया. सम एनर्जी लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट. ठीक है. तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है. विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. तो इस इन्होंने कैसे दिया? यहाँ पे एक लॉ बताया ना.
क्या क्या दिया आप यहाँ पे देखो, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल दिया है, प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो सनलाइट का सिर्फ 1% एनर्जी ही ये लोग कैप्चर कर पाते हैं। अगर सनलाइट में 100% एनर्जी है तो वहाँ से ये लोग 1% ही ले पाते हैं। उसके बाद व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटेन by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to environment. Some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards growth and reproduction. ठीक है, तो जब अब उन ग्रीन प्लांट्स को कोई एनिमल खाता है तो उसका मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में सबसे पहले, फिर वो कुछ वर्क करता है उसमें चला जाता है, डाइजेशन में उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, थोड़ी बहुत जो एनर्जी बच जाती है वो बस उसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में काम आता है। इसीलिए हमें पर डे खाना खाना रहता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, एन एवरेज ऑफ 10% ही आप कह सकते हो ऑफ द टोटल फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। तो हर्बीवोरस ने जो भी खाना खाया वो उसके पहले वाले से जो प्लांट है उससे उसका 10% ही एनर्जी ले पाता है। फिर उसके बाद हर्बीवोरस को किसी ने खा लिया तो उसको भी उसका ही 10% एनर्जी उसको मिलेगा। तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती चली जाती है। Therefore 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन एट ईच स्टेप। तो इस तरह से आप 10% को एट एन एवरेज समझ सकते हो और ये हर स्टेप में ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ 10% ही आगे जाता है। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, तो जो नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं जैसे सेकेंडरी हो गया उनको प्राइमरी का 10% मिलेगा, तो सेकेंडरी वाले को कम हो गया, अब उसका भी 10% फिर टर्शरी को मिलता है, तो टर्शरी वाले को सबसे कम एनर्जी मिलती है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4th ट्रॉपिक लेवल। तो 4th ट्रॉपिक लेवल के बाद बहुत कम ही एनर्जी बच जाती है। देयर आर जनरली अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास एनर्जी रहती है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड chains vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can shown as a series of branching lines called a food web. तो food web में क्या होता है कि एक के ऊपर एक नहीं होते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले एक से ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे फूड वेब का इन्होंने डायग्राम बनाया। आप देख सकते हो कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे एक रैट है तो रैट को खाने वाला एक ये है, ईगल है, आउल है, स्नेक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया फूड वेब के बारे में। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। पहला, फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, कि फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा। The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs. एक बार ऑटोट्रॉफ्स ने जो एनर्जी सनलाइट से ले ली है, सन से ले ली है, उसको वापस नहीं कर सकता वो एनर्जी, और एक बार उस प्रोड्यूसर ने अपनी एनर्जी हर्बीवोरस को दे दी है तो वापस उससे नहीं ले सकता है। या हर्बीवोरस ने प्रोड्यूसर को खा लिया तो वो वापस एनर्जी उसको नहीं दे पाएगा। As it moves progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level. तो previous level के पास एनर्जी रहेगी नहीं। Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. और एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल में, हायर लेवल में ट्रांसफ़र होगी तो धीरे धीरे लॉस हो जाती है उस एनर्जी की, कम एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. और दूसरी बात कि हमें बिना जाने समझे हम लोग कुछ केमिकल्स भी अपने अंदर ले लेते हैं, जो भी चीज़ें हमने खाई। क्लास 9 में आपने ये सब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स। हम जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, अब मैन्योर्स जो भी हम यूज करते हैं वो सारे प्लांट्स को मिलता है, और प्लांट्स में वो सारे चीज़ें
एज इट इज़ ही रह जाती है। अगर उसको किसी ने खाया तो वो सारा जो केमिकल चीज़ें हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स, वो सारा उसके अंदर फिर चला जाता है। उसके बाद क्या दिया है, प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट्स, these chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil these are absorbed by the plants. अब अगर soil के अंदर चला गया तो plants absorb कर लेगा, अगर water में चला गया तो water की जो भी amphibians हैं, aquatic animals हैं या plants हैं, उनके पास चला जाएगा। तो ऐसा ऐसा ट्रांसफ़र हो जाता है उन सब चीज़ों का, केमिकल्स का। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ दी है, डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पे इसके पहले वाला जो था वो ट्रॉपिक लेवल था, ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर मिक्स हो जाता है उनका आंसर। पूछा है फ्लो ऑफ एनर्जी बनाने के लिए तो वो ट्रॉपिक लेवल बना के जाते हैं, ट्रॉपिक लेवल पूछा तो फ्लो ऑफ एनर्जी बना देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है नेक्स्ट, दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। तो इस तरह से केमिकल्स जो होते हैं फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, ये डिग्रेडेबल भी नहीं है। दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और हर ट्रॉपिक लेवल में ये ट्रांसफ़र होते चला जाता है। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। और हम लोग सबसे ऊपर हैं ट्रॉपिक लेवल में, तो सबसे ज़्यादा केमिकल्स हमारे अंदर ही एंटर कर जाती है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये चीज़ आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टर्म याद रखना है कि किस तरह से केमिकल का ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन्स बॉडी में या ट्रॉपिक लेवल्स में। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetable and fruits and even meat contain varying amounts of pesticides residues. They cannot always be removed by washing or other means. तो उसका ऐसा नहीं है कि वॉश करके हटा सके, क्योंकि वो तो उसके एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट होके चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। वी आर an integral part of environment. Changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. कि हमारी जो एक्टिविटी है उसके कारण इन्वायरमेंट चेंज होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। एक्टिविटी कहने का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो हमारे काम की वजह से लैंड पॉल्यूशन हो या फिर वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, कोई भी पॉल्यूशन हो, वो हमारी कारण ही होता है और उसका इफेक्ट फिर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिलता है और लास्ट में वो घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट 2 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल। कौन कौन से, सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में हम समझेंगे। ओजोन लेयर एंड हाउ इट गेट डिप्लीटेड। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वाइल O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। जो O2 है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं O3 डेडली पॉइजन है। हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। बट एटमॉस्फेयर में सबसे बहुत ऊपर लेवल पे है, बहुत ज़्यादा उसकी हाइट है ओजोन लेयर की, तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और उल्टा हमें ये बचाता है। कैसे? इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है जो सनलाइट के थ्रू आती है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर हो सकता है अगर ओजोन लेयर ना रहे तो, ठीक है। ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। तो वो ओजोन लेयर बनता कैसा है, तो वही UV रेज जो हमने पढ़ा अभी, वही UV रेज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। द हायर एनर्जी UV रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन, जिसके कारण O2 नेसेंट ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है O2 अलग अलग O में, और फिर वो ही O जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो एक O2 के साथ मिक्स हो जाता है। आप नीचे रिएक्शन देख सकते हो, और इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। तो 1980s के टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिला था, अच्छा खासा गैप हो चुका था, छेद हो चुका था ओजोन लेयर में। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFC, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था
CFC सिंथेटिक केमिकल। ये CFC क्या होता था, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर, और ये इन सब चीज़ों में यूज होती थी। और उस टाइम में ज़्यादा लोगों के पास तो रेफ्रिजरेटर नहीं थे, बट जितने लोगों के पास थे वहाँ से ये गैस निकलती थी और हमें यहाँ पे देखने को मिला। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आज के टाइम में, मतलब उसी टाइम में, करीब 1980 के बाद 80 में हमें पता चला था, और करीब 7-8 सालों में ये पता चल गया रीजन कि क्यों सबसे ज़्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन तो रीजन था ही, उसमें भी CFC सबसे ज़्यादा रीजन था। तो CFC जहाँ जहाँ से निकल रहा था या जहाँ बनाई जा रही थी उनको फ्रीज कर दिया गया, सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आजकल जो रेफ्रिजरेटर तो सब लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पर आजकल के रेफ्रिजरेटर में CFC यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। In our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these waste materials? What happens after we throw them away? Let us perform an activity to find. तो ये गार्बेज के बारे में इन्होंने दिया था, आप ये एक्टिविटी पढ़ लेना, सिंपल सी एक्टिविटी है। इसने क्या बोला, वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस डैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हमने देखा है। Have you ever wondered why that same enzyme does not break down everything we eat? तो हर एंजाइम का अलग अलग रोल होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम सारे फूड को ब्रेक डाउन कर दे। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, वो उन्हीं को ब्रेक करेगा। That is why we will not get any energy if we try to eat coal. इसलिए हम कुछ भी खा ले तो हमें वहाँ से एनर्जी मिल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम खाएंगे उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास वैसा एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट्स। अब उसी तरीके से जो प्लास्टिक होते हैं इनको ब्रेक डाउन कोई भी बैक्टीरिया नहीं कर सकता है या कोई भी सैप्रोफाइट्स। These materials will be acted upon by physical process like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment. These persist for a long time. तो यहाँ पे आप उस प्लास्टिक को अगर आपको गायब करना है, मतलब डिकम्पोज करना है, तो आप उसको हीट या प्रेशर के थ्रू ही कर सकते हो, वो अपने आप नहीं हो जाएगा। सालों लग जाते हैं, 100 साल से भी ज़्यादा लग सकता है प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। Substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable. अब ऐसे सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाए उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज यू वरीड वर्ड बायोडिग्रेडेबल? सब्सटेंसेज that are not broken down in this manner are said to be। अब जो जैसे नॉर्मली हमने कोई खाना या कपड़ा या पेपर, इन सब चीज़ों को मिट्टी के अंदर दबा दिया, ये कुछ दिनों में गायब हो जाएंगे, मतलब डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि वो लोग बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन अगर हमने प्लास्टिक को दबा दिया मिट्टी के अंदर तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जल्दी नहीं गायब होने वाला है। दिस सब्सटेंसेस मे बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में हम लोग भी आते हैं, हमें भी हार्म होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अब उसके क्या दिया उसने, विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। जाहिर सी बात, आप किसी भी सिटी में चले जाओ, अब कुछ कुछ सिटी में उन सब चीज़ों को दूर जाके कलेक्ट रखा जाता है, कलेक्ट करने के बाद, और कुछ कुछ सिटी में तो सिटी के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विथ एम्प्टी फूड रैपर्स। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव talked about this problem of dealing with the garbage that we are generate. Let us now look at the problem a bit more deeply. अब इन सब चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या दिया इन्होंने, एक्टिविटी दिया आपको, एक्टिविटी एक बार पढ़ लेना आप लोगों, ईजी है। तो
फाइनली इन्होंने क्या लिखा है, इम्प्रूवमेंट्स इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन, कि हमारी लाइफ स्टाइल जितनी आसान होगी, हम लोग जितना उसको आसान बनाना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते चले जाएंगे। जैसे पहले कहीं जाना होता था सिंपली हम लोग पैदल चले जाते थे, उसके बाद अब कहीं जाना होता है पास में ही जाना होता है पर हम बाइक, मोटर बाइक या कार से जाते हैं, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। मतलब हम अपनी लाइफ ईजी कर रहे हैं तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि जितना कम हो पॉल्यूशन करें। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे अकेले से क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ सब लोग सोच रहे हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा। तो अगर सब लोग सोच रहे हैं तो सब लोग करेंगे, तो सब लोग करेंगे तो अच्छी बात है, पॉल्यूशन कम होगा। तो उन्होंने वही बताया यहाँ पे, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले, विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल, चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच मोर आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट डू यू थिंक विल बी इम्पैक्ट ऑन दिस इन आवर केसेस। तो अब यहाँ पे थोड़ा जैसे डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, पहले कैसे नॉर्मल डिस्पोजेबल रहते थे पर बाद में मिट्टी के कुल्हड़ का यूज किया गया, तो यहाँ पे वो इजी हट जाता था। मिट्टी के कप है, मिट्टी के कुल्हड़ है, तो वो क्या होगा, डिग्रेडेबल है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा उन्होंने ऐसा बताया हुआ है। तो यही हमारे आर इन्वायरमेंट के बारे में दिया था। चैप्टर में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले वो मैग्नीफिकेशन वाला टॉपिक, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा 10% लॉ पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 10% लॉ में जैसे 1000 जूल दे दिया, ये एक लेवल में 1000 जूल है तो उसके ऊपर वाले लेवल में क्या होगा, तो 100 जूल, उसके ऊपर वाले लेवल में 10 जूल, उसके ऊपर वाले लेवल में 1 जूल। अगर सबसे ऊपर वाले में 1 जूल है तो उसके नीचे वाले में 10 जूल, उसके नीचे वाले में 100 जूल। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। प्राइमरी टू टर्सरी पूछेगा तो एक एक जीरो कम कर देना है 10% लॉ लिख कर, कि अगर 1000 जूल है तो अगले वाले को 100 जूल मिलेगा। कभी कभी उल्टा ही पूछते हैं कि टर्सरी के पास अगर 10 जूल है तो बताओ उसके नीचे वाले के पास कितना होगा, तो 100 जूल होगा, एक जीरो बढ़ा देना है। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो डायग्राम मैंने 2 बताए, एक ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम वो ट्रायंगल वाला वो, और दूसरा फ्लो एनर्जी वाला है, ठीक है। वो दोनों डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। फूड वेव, फूड चेन क्या होता है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अच्छा खासा, ज़्यादा नहीं, 3-4 मार्क्स से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को ईजिली समझना है, पर इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।